आज मैं आपके सामने जीव विज्ञान विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका पाठ है जीवों में जनन। देखिए, विज्ञान का ये जीव विज्ञान का हिस्सा है। विज्ञान में आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो जीवों में जनन। देखिए, जनन जो है ये सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। कोई भी सजीव अपने समान दूसरे जीवों को जन्म देता है। किसी भी निर्जीव को आपने नहीं देखा होगा। निर्जीव मीन्स जिसमें जान नहीं होती है, वो अपने समान बिना बनाए, मनुष्य के बिना बनाए दूसरा तीसरा जन्म दे दे अपने समान किसी और वस्तु को। सजीव एक ऐसा जीव है जो सजीव कहलाता ही है कि वो अपने समान दूसरे जीवों को जन्म देता है। तो सजीवों में जनन जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, मनुष्य की या जीव की जब से उत्पत्ति हुई है उसकी निरंतरता बनी हुई है इसी जनन के कारण। तो जीवन में निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन एक प्रमुख कारण है। इसके द्वारा ही मनुष्य अपने समान या जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं और जीवन की निरंतरता बनी हुई है। यदि ऐसा ना होता तो बड़े लोग, बूढ़े लोग जो बढ़ते जाते हैं, एजेड होते जाते हैं, वृद्धि होती जाती है, तो वो अंत में मर भी जाते हैं। तो फिर नया कहाँ से मिलता, नए जीव कहाँ से उत्पन्न होते। इसलिए जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, जनन जो होता है वो कई प्रकार का, दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताया जाएगा। अलैंगिक जनन, देखिए आपने देखा होगा मनुष्यों को या फिर जीव जंतुओं को, उसमें दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, एक नर कहलाता है और एक मादा। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। अलैंगिक जनन में एकल जीव ही जनन कर सकता है। जब, अब अलैंगिक जनन है क्या, जब लैंगिक अंग के अतिरिक्त किसी और अंग, जैसे किसी कोशिका से, कोशिकाओं से या कोई एक विशेष संरचना के द्वारा अपने समान दूसरे प्रकार के जीवों को, यदि कोई भी पौधा हो, वृक्ष हो या जीव जंतु हो जन्म देता है, तो उसे अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। इसमें किसी लैंगिक संलयन की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आई? लैंगिक अंग के अतिरिक्त जब किसी अन्य प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, पौधों की उत्पत्ति होती है, तो उसे अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस अलैंगिक जनन में भी कई प्रकार से जनन होता है। जैसे है पहला विखंडन। विखंडन के से ही पता चल रहा है टूटना। जब कोई एक जो कोशिकीय प्राणी होता है वह पूर्ण वयस्क हो जाता है, तो वह धीरे धीरे दो टुकड़े में या अलग और टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। कभी कभी विखंडित हो जाता है, बहुत सारे खंड हो जाते हैं, बहुविखंडन उसको कहते हैं। तो जब एक जो कोशिकीय प्राणी है वह दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और दोनों जो टुकड़े हैं वो अलग अलग जीव बन जाते हैं, तो उसे विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा जो होता है, जब पूर्ण वयस्क हो जाता है तो बीच से उसमें खांच बन जाती है और वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और दोनों अपने अपने तरह के स्वतंत्र जीव हो जाते हैं। इसी तरह से मुकुलन, हाइड्रा, आपने एक पौधा होता है हाइड्रा जीव जो होता है, वो हाइड्रा जीव जो होता है वो उसमें एक मुकुलन, एक बल्ब के समान संरचना निकलती है जिसे मुकुलन कहते हैं। बल्ब के समान संरचना निकलती है जिसे मुकुलन कहते हैं, और वो मुकुलन धीरे धीरे बढ़ करके एक स्वतंत्र जीव बन जाता है, जिसे वो मातृ जो हाइड्रा है उससे अलग होकर स्वतंत्र रूप से जीने लगता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। इसी तरह खंडन, स्पाइरोगायरा में एक जीव कई खंड में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड एक नया जीव बन जाता है। अपने समान ही नया जीव, मातृ जो जीव है उसके समान अन्य जीव बन जाते हैं कई एक, जिसको हम खंडन कहते हैं। एक है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है, कभी कभी एक ही जीव एक से अलग अलग हिस्से में बढ़ जाता है, टूट जाता है। जैसे प्लेनेरिया नाम का एक जीव होता है, वो 2-3 भागों में, 4 भागों में भी विभाजित हो जाए तो प्रत्येक उसका भाग एक नया जीव बन जाता है।
आपने सुना तो एक ही जीव कई खंडों में विभाजित होकर के और उसका प्रत्येक खंड जब एक नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाए या बन जाए तो उसे पुनरुत्थान कहते हैं। इसी तरह बीजाणुओं द्वारा कभी कभी अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती है तो जो बीजाणु है, जो जीव है, वो अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है, एक आवरण बना लेता है और उस आवरण के अंदर उसकी कोशिका विभाजित होती रहती हैं। बहुत सारे बीजाणु उसमें बन जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो जो आवरण है वो फट जाता है और बहुत सारे जीव निकल आते हैं, बीजाणु निकल आते हैं। इसे बीजाणुओं द्वारा जनन कहते हैं। इसी तरह से कायिक प्रवर्धन द्वारा, कायिक नाम से ही आपको समझ में आ रहा, कायिक माने काया से। जब किसी भी जीव का जन्म शरीर की किसी अन्य अंग से, जैसे कि जड़ है, तना है या उसकी पत्तियां हैं, इसके द्वारा जनन होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। बस ये एकल जीवों में होता है, ये जो जनन होता है वो एकल जीवों में होता है। बात समझ में? इसमें किसी लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपने देखा कि ये अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है और इस चैप्टर के पूरे लिखित कार्य को मैंने पिछले हफ्ते ही मंगलवार को आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया है। उसको आप लोग, हम दोबारा रिपीट उसको नहीं करेंगे, इसका जरूर दे दिए हैं फोटो हम, लेकिन इसके बारे में जो लिखित कार्य है वो हमने मंगलवार को ही डाल दिया था ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ लें। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग लिख भी लेंगे और चित्र भी बना लेंगे इसका। अब दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में अभी बाद में बताया जाएगा, केवल एक थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं आपको। अभी अभी हमने बताया कि लैंगिक जनन के लिए दो प्रकार के जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। ठीक है, अभी तक हमने एकल जीव के द्वारा बताया था। तो दो जीवों की आवश्यकता होती है जिसमें से एक शुक्राणु उत्पन्न करता है, एक अंडाणु उत्पन्न करता है। तो ये दो युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है जिसके द्वारा संतान का जन्म होता है। जब दो युग्मज दो एक नर एक मादा युग्मकों के संलयन से मिलने से युग्मनज बनता है और उसके द्वारा जब जीव का जन्म होता है तो उसे लैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। इसको हम अगले बार में पढ़ाएंगे। अभी आप कायिक जनन के बारे में जानिए। कायिक जनन जो अभी है वो जरा लॉन्ग है। तो कायिक जनन अभी अभी हमने बताया, जब पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां इस समय ये एकल पौधों में होता है, इसके द्वारा दूसरे उसी प्रकार के दूसरे पौधों का जन्म होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। इस समय बरसात का सीजन है और पौधारोपण भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बीज नहीं बोते हैं, इसमें बीज बोने की आवश्यकता नहीं होती है और ये उसमें ज़्यादा लिया जाता है जिसमें बीज नहीं उत्पन्न होता या फिर हमें बहुत जल्दी पौधा प्राप्त करना है तो बीज वाले पौधे थोड़ा टाइम लेते हैं और कायिक प्रजनन के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उसमें समय कम लगता है। तो ठीक है, तो ऐसे पौधे जिसमें बीज नहीं उत्पन्न, जैसे आपने केला देखा होगा, केले में बीज नहीं होता, अंगूर में बीज नहीं होता है, अनानास में बीज आपने नहीं देखा होगा। तो इन सभी चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए कायिक जनन की आवश्यकता होती है और इसमें जड़, तना, पत्तियां द्वारा हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन, आप देखिए इसमें कायिक जनन भी दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रूप से होता है, एक कृत्रिम कायिक जनन होता है। तो देखिए अब प्राकृतिक रूप से जो होता है ये भूमिगत तने, कलियां या भूमिगत जड़ें, जैसे आपने देखा होगा आजकल तो आप देख ही रहे होंगे, अरबी नाम सुना होगा आपने, हल्दी है तो ये सूरन है आपने देखा होगा, उसमें ये प्याज है आपने देखा होगा, उसमें कलिकाएं निकली रहती हैं छोटी छोटी, मतलब मेन वाले से अलग भी कलिकाएं निकली रहती हैं। अगर उसको अदरक है, अगर उसको आप काट के जमीन में उस हिस्से को बो दीजिए तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ना उसमें आपने बीज बोया, ना आपने उसमें कुछ और लगाया, लेकिन फिर भी कलिका से पौधे तैयार हो गए। इसी तरह से आपने देखा होगा आलू है, शकरकंद है और ये मीठी शकरकंद जो होती है जिसको कहते हैं, और अदरक है, हल्दी है और प्याज है। इस तरह के पौधों को हम प्राकृतिक रूप से ये जमीन में उसमें कलिकाएं बनती रहती हैं और नए पौधों का जन्म होता रहता
है। तो ये प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत आता है, जिसमें भूमिगत तना, भूमिगत जड़ें, भूमिगत ये कलिकाएं आदि आती हैं, जिनके द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। इसमें आप नहीं भी आप अगर वो करते हैं तो देखेंगे आप सूरन वगैरह, अरबी वगैरह अपने आप दूसरे साल निकल आता है। उसको आपको बोया नहीं, आपने पहले कभी बोया है तो उसमें से कलिकाएं जो रही होंगी वो अपस्थानिक जड़ें उसमें निकलेंगी और सब जड़ें वगैरह निकल के फिर से वो तना निकल आएगा, उसमें पौधा निकल आएगा। तो वो प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत आता है। फिर आता है कृत्रिम कायिक जनन। देखिए, जब हम अपने उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए, अब ये तो प्राकृतिक रूप से जब होगा, भगवान करेंगे तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा वाली हिसाब किताब हो गया। प्राकृतिक माने प्रकृति ने के द्वारा, अब मान लीजिए कि गर्मी पड़ गई या फिर वहाँ धूप है अधिक या किसी कारण बस वो नहीं निकला तो फिर पौधा नहीं बनेगा। इसलिए हम अपने उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए उसे कृत्रिम रूप से जनन कराते हैं। यही जो कायिक जनन कराते हैं, जिसे कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके अंतर्गत भी कई चीजें आती हैं। कलम लगाना, इस वक्त आप खुद भी लगा सकते हैं। अगर आप गुलाब की का पौधा आपका उतना फूल नहीं दे रहा है तो आप उसको काट लेते हैं और काट करके उसके गांठ की साइड वाला हिस्सा उसमें रहना चाहिए जहां गांठें होती हैं, तो उसको अगर आप जमीन में लगा देंगे एक जगह पे तो उसमें से पत्तियां निकलने लगती हैं। इसी तरह गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना भी गांठ के दोनों तरफ से काट के और उसको बो दिया जाता है, उसमें निकल आता है। तो ये कलम लगाना कहते हैं। कलम कई चीज़ों की लगती है। आप इस समय मीठी नीम वगैरह के कलम लगा सकते हैं। तो ये कलम लगाना इसको कहते हैं, जो कायिक जनन के अंतर्गत। देखिए, इसमें किसी भी बीज वगैरह की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह दाब लगाना, दाब लगाना, कभी कभी पौधे ऐसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसको यदि हम गांठ वाला हिस्सा जमीन में दबा करके उसे मिट्टी से ढक दें तो वहाँ पे अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं और फिर उसे मातृ पौधे से अगर अलग भी कर देंगे तो नया पौधा वो तैयार हो जाता है। इसे दाब लगाना कहते हैं। जब लंबा पौधा होता है तो उसको हम दबा देते हैं ज़मीन में और उसमें से जड़ें निकलती हैं जो एक नया पौधा बना देती हैं। फिर हम मातृ पौधे से उसको अलग कर देते हैं और नया पौधा बन जाता है। तो इसको दाब लगाना कहते हैं। इसी तरह बूटी बांधना। अब देखिए, कभी कभी होता है कि ये तो आपने दबा दिया जमीन में, मुलायम था, कमजोर था, बेचारा दब गया। अब कोई कोई पेड़ है जो कि बहुत कड़ा है, उसका तना हम नहीं दबा सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम कायिक जनन कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक जगह पे गांठ पर छीलते हैं, छील करके उस पर मिट्टी लगाते हैं, खाद लगाते हैं और उसको टाट की पट्टी से बांध देते हैं। और उसको गीला करने के लिए ठीक उसके ऊपर एक मिट्टी के बर्तन में छेद करके, जैसे आपने देखा हो ना शंकर जी के ऊपर घड़ा होता है और पानी टप टप टपकता रहता है, बस उसी तरह से वो एक घड़ा लगा देते हैं, उससे पानी टपकता रहता है और वो भीगता रहता है जो आपने टाट पट्टी बांधा हुआ है। और फिर धीरे धीरे उसमें से जड़ें निकलने लगती हैं। फिर खूंटी जहाँ खूंटी आपने बांधा है उसके नीचे से पौधे के तने को काट लीजिए और काट के अलग आप लगा दीजिए तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक, इसे बूटी बांधना कहते हैं। इसी तरह से रोपण। देखिए, रोपण जो होता है वो, इसमें जब हम पौधे को रोपते हैं, आपने देखा होगा इस समय आपके धान का पौधा भी रोपाई हो रही है। आप पुराने पौधे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि पहले आम जो है बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होते थे, चूसने वाला आम जिसको बोलते थे, मोटी गुठलियाँ होती थी और उसमें पल्प और रस ज़्यादा नहीं होता था। तो क्या करते हैं, पुराने पेड़ों में जबकि फल बहुत अच्छे नहीं होते हैं तो उसे अच्छा करने के लिए उसके तने के किसी भाग को हम काटते हैं और किसी अच्छे पौधे का दूसरा तना उसके साथ जोड़ते हैं और जोड़ करके और उसको बांध करके और उसको खाद पानी देते रहते हैं तो वो तना जो है उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे हड्डी टूट जाती है तो जुड़ता है ना, तो उसी तरह से वो भी जुड़ जाता है मेन वाले पौधे से, बड़े वाले पौधे से। अब देखिए, इसमें न जड़ की आवश्यकता हुई, उसको सीधे भोजन मिलने लगता है और वो उससे जो तना और ज़्यादा विकसित होने लगता है तो उसमें अच्छे फल लगने लगते हैं क्योंकि वो अच्छे पौधे का तना होता है। ठीक, इसको रोपण कहते हैं। ठीक, अब हम ये कायिक जनन क्यों कराएं भाई, इससे क्या लाभ है? कोई लाभ होगा तब ना। हमने कहा ना, जब उपयोग के लिए हम अपने लाभ के लिए जब हम करते हैं तो उसको ये कृत्रिम कायिक जनन के अंदर। अब इस कायिक जनन से लाभ क्या है? देखिए, अब बीज न बनने वाले जो पौधे हैं, जैसे आपको हमने बताया ना कि केले में बीज नहीं बनते, अंगूर में बीज नहीं बनते, अनानास में नहीं बनते, तो उसके दूसरे पौधे उत्पन्न करने के लिए हमें कायिक जनन की आवश्यकता होती
है। इसी तरह कम समय में नए पौधे, अब बीज आप डालेंगे 15 दिन तो बीज को फूलने में और उसमें से पौधा निकलने में लग जाएगा, उसके बाद जड़ बनेगा, तना बनेगा और पत्तियां निकलेंगी और फिर पता नहीं कब पड़ा पौधा बड़ा होगा और तब उसके बाद वो फल देगा। आजकल हमें जल्दी है, ज़्यादा सामान की हमें आवश्यकता होती है, ज़्यादा फल की आवश्यकता होती है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि उसकी पूर्ति करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय देना नहीं उचित समझते हैं हम, तो कम समय में नए पौधों को तैयार करने के लिए कायिक जनन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से मातृ पौधे के समान पौधा प्राप्त करना, न मातृ पौधे माने जो मेन वाला आपका है, जो वास्तविक पौधा है, ठीक उसी तरह का दूसरा पौधा प्राप्त करने के लिए हमें कायिक जनन की आवश्यकता होती है। इसमें विभिन्नताएं कम होती हैं, मतलब वो माँ से मातृ पौधे से कम भिन्न होगा, क्योंकि इसमें हम एकल पौधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे लैंगिक जनन में 2 तरह के जीवों की आवश्यकता होती है, तो उसमें डिफरेंस हो सकता है, उसमें बहुत चेंज हो सकता है, माँ की तरह से भी हो सकता है, पिता की तरह से भी हो सकता है, दोनों से कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन इसमें विभिन्नताएं कम होती हैं। इसी तरह से पौधों में विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के लिए कायिक जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमने आपको आज कायिक जनन और ये इसमें के बारे में बताया, अलैंगिक जनन के बारे में बताया। अगली बार मैं लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगी और इसका लिखित कार्य आपको दे दिया गया है, उसको पूरा कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। थैंक यू।